नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सबका। आज से हम एक बहुत ही जबरदस्त, एक बिल्कुल नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जीरो टू हीरो ऑन स्पेस मिशंस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, हम स्पेस से जुड़ी हर चीज, हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से, एकदम बेसिक से उठाएंगे और आपको हीरो बना देंगे इस टॉपिक में। आज है इसका पार्ट 1 जिसमें हम इसकी नींव डालेंगे। तो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। सोचो, हजारों सालों से हम इंसान आसमान में उन टिमटिमाते तारों को देखते थे और बस सोचते थे काश वहां जा पाते। एक सपना था, और यू नो व्हाट, पिछली सेंचुरी में ही ये जो सपना था ना, ये सच हो गया। और आज की डेट में स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ रॉकेट्स और एस्ट्रोनॉट्स की कहानी नहीं है। नहीं, ये आपकी, मेरी, हम सबकी लाइफ का हिस्सा है। सोचो, आपके फोन में जो इंटरनेट चल रहा है, गाड़ी में जो जीपीएस लगा है, या फिर जो तूफान आने से पहले वार्निंग मिल जाती है ना, जिससे लाखों जानें बचती हैं, ये सब उसी एक सपने के पूरे होने का कमाल। तो सबसे पहली चीज, जब भी हम स्पेस मिशन वर्ड सुनते हैं, दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े रॉकेट्स, चांद या मार्स पे जाते हुए, राइट? पर मिशन सिर्फ इतने नहीं होते। हर मिशन का एक अलग पर्पस होता है और इनको ना 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ये समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे थोड़ा फोकस करना, क्योंकि आगे सब कुछ इसी पे बेस्ड होगा। तो आखिर स्पेस मिशन है क्या? एकदम सिंपल शब्दों में इसका मतलब है स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके स्पेस को एक्सप्लोर करना, उसे समझना और आखिर में उसको हम सब के फायदे के लिए इस्तेमाल करना। 20th सेंचुरी के एंड में तो जैसे एक रेवोल्यूशन ही आ गया था। हमने हजारों, लिटरली हजारों सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में भेज दिए। लेकिन एक बात याद रखना, हर सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट एक ही काम नहीं करता। सबका पर्पस अलग, सबकी मंजिल अलग, सबका डिजाइन भी अलग होता है। ओके, तो ये 2 टाइप्स हैं। कौन से? देखो, पहले है अर्थ ऑर्बिट मिशंस। नाम से ही क्लियर है ना? इनका काम है सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट में डालना, यानी एक फिक्स्ड रास्ते पर, जिससे वो अर्थ के चक्कर लगाते रहें। आपका टीवी, जीपीएस, वेदर रिपोर्ट सब इन्हीं की मेहरबानी है। ये मिशंस बेसिकली अर्थ पर फोकस करते हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप पे, डीप स्पेस मिशंस। ये हैं असली एक्सप्लोरर्स। ये अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर बहुत दूर जाते हैं, दूसरे प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स तक। इनका गोल यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनलॉक करना और ये पता लगाना कि हम सब आए कहां से। लेकिन सोचो, ये सब शुरू कैसे हुआ? किसने पहली बार अर्थ की ग्रेविटी को चैलेंज करके स्पेस में कदम रखा? अब हम बात करेंगे उन असली सुपर हीरोज की, लोग जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि हम सब के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए स्पेस के दरवाजे खुल सकें। उन्होंने प्रूव किया कि इंसान की हिम्मत की कोई लिमिट नहीं होती। तो कहानी शुरू होती है 1961 में। वो कोल्ड वॉर का टाइम था। यूएसएसआर और यूएसए के बीच एक रेस चल रही थी, स्पेस रेस, कि स्पेस में पहले कौन पहुंचेगा। और तभी यूएसएसआर के यूरी गगारिन बन गए हिस्ट्री के पहले इंसान जो स्पेस में गए। फिर इसके 8 साल बाद 1969 में यूएसए के नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा, एक ऐसी चीज जो उससे पहले सिर्फ सपनों में थी। और इंडिया के लिए एक प्राइड मोमेंट आया 1984 में, जब राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले इंडियन बने। इस लेगेसी को आगे बढ़ाया कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसे ट्रेल ब्लेजर्स ने, जिन्होंने नासा के साथ काम करके लाखों लोगों को इंस्पायर किया। तो हमने मिशंस की बात की, पायनियर्स की बात की, सब ठीक है, लेकिन एक बेसिक सवाल, हम ऊपर भेजते क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो ये सारा काम करती है? कम्युनिकेशन, एक्सप्लोरेशन, सब कुछ? जवाब है एक सिंपल सा वर्ड, सैटेलाइट। चलो अब इसके पीछे की साइंस को आसानी से समझते। अब देखो, सैटेलाइट भी 2 टाइप के होते हैं। एक है नेचुरल सैटेलाइट, जैसा कि हमारा चांद, उसे हमने नहीं बनाया, वो नेचुरली अर्थ के चक्कर लगा रहा है करोड़ों सालों से। और दूसरा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये है मैन मेड। ये वो मशीन्स हैं जो हम बनाते हैं और रॉकेट से भेजते हैं एक खास काम के लिए, जैसे इंडिया की INS-SET या GSAT सीरीज। सिंपल है ना? एक नेचुरल, एक इंसानों द्वारा बनाया हुआ। ओके, एक और सवाल, इन सैटेलाइट्स को पावर कहाँ से मिलती है? वहाँ ऊपर स्पेस में कोई प्लग पॉइंट तो है नहीं। तो इसका जवाब सिंपल भी है और ब्रिलियंट भी, सूरज। यस, ये सैटेलाइट सोलर एनर्जी पर चलती हैं। आप इन सैटेलाइट्स की पिक्चर्स में देखते हो ना, बड़े बड़े पंख जैसे, वो एक्चुअली फोटोवोल्टाइक पैनल्स हैं। उनका काम है सूरज की रोशनी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, बिल्कुल आपके घर की छत पर लगे सोलर पैनल की तरह। बस ये बहुत ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट होते हैं।
ऑसम। तो आज हमने स्पेस मिशंस के बेसिक्स को समझा कि वो क्या हैं, कितने टाइप के हैं और उनके पीछे के हीरोज कौन थे। अब टाइम है मास्टर चैलेंज का, लेकिन उससे पहले चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं 2 मिनट में, ताकि सारे मेन पॉइंट्स एकदम फिट हो जाए दिमाग में। तो आज के मेन टेकअवेज क्या है? पॉइंट नंबर 1, स्पेस टेक्नोलॉजी अब सिर्फ साइंस नहीं बल्कि हर देश की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, मिशंस 2 टाइप के हैं, अर्थ ऑर्बिटिंग जो अर्थ पे फोकस करते हैं और डीप स्पेस जो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं। पॉइंट नंबर 3, यूरी गगारिन और राकेश शर्मा जैसे पायनियर्स ने हमारे लिए रास्ता बनाया। और आखिरी पॉइंट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स सोलर पावर से चलती हैं। बस इतना ही है। और अब आखिर में आज का मास्टर चैलेंज। सवाल ध्यान से सुनना। हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थ के पास सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है, अपना चांद मामा। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा द मोस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं? सोचो, थोड़ा गूगल करो और अपना आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों, ये था जीरो टू हीरो सीरीज का पार्ट 1। हमने बेसिक्स कवर कर लिए, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी है, इन मिशंस की जरूरत ही क्या है? क्यों इतना पैसा, इतनी मेहनत? इसका जवाब मिलेगा पार्ट 2 में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे इन्हीं स्पेस मिशंस ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। तो अगले एक्सप्लेनर के लिए वेट करना। तब तक नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। स्पेस मिशंस की सीरीज के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको याद होगा हमने बेसिक्स की बात की थी। अब हम थोड़ा डीप डाइव करने वाले हैं, ये देखने के लिए कि ये जो हाईटेक स्पेस मिशंस हैं, ये आपकी और मेरी, हमारी रोज की जिंदगी को कैसे पावर करती हैं। रेडी है? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, सोच के बताइएगा। आज दिन में क्या आपने गूगल मैप्स यूज किया कहीं जाने के लिए, या घर पर आराम से बैठकर लाइव क्रिकेट मैच का मजा लिया? चलो ये नहीं तो बाहर निकलने से पहले वेदर फोरकास्ट तो जरूर चेक किया होगा, है ना? अगर आपका जवाब इनमें से किसी एक के लिए भी हाँ है तो कंग्रेचुलेशंस, आपने अनजाने में ही स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया। सीरियसली, ये सब जो है ना, ये ऊपर आसमान में घूम रही उन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो आज का हमारा सफर कैसा दिखेगा? लेट्स टेक अ लुक। सबसे पहले हम अपनी इनविजिबल लाइफलाइन के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी चीज जो दिखती नहीं पर है बहुत जरूरी। फिर हम देखेंगे कि कैसे सैटेलाइट्स ने इस पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। उसके बाद आसमान में जो हमारा गार्ड बैठा है उससे मिलेंगे, और हाँ, देश की सिक्योरिटी और उसके छुपे हुए खजानों की भी बात होगी। और एंड में, जैसा कि हमेशा होता है, एक क्विक समरी और आपका फेवरेट मास्टर चैलेंज। ओके, सो सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं, योर इनविजिबल लाइफलाइन, मतलब हमारी अदृश्य जीवन रेखा। नाम से ही सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो है तो पर दिखती नहीं। पर सोचो, अगर ये ना हो तो शायद हमारी मॉडर्न लाइफ एकदम ठप पड़ जाएगी। ये एक ऐसे इनविजिबल धागे की तरह है जो आसमान के सितारों से शुरू होकर सीधा आपके स्मार्टफोन तक सब कुछ जोड़ता है। ये ग्लोबल विलेज टर्म आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, राइट? पर इसका असल मतलब क्या है? देखो, आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसी दुनिया है जहां टेक्नोलॉजी ने सारी दूरियों को प्रैक्टिकली खत्म कर दिया है। मतलब आप यहाँ इंडिया में बैठे बैठे सेकंड्स के अंदर अमेरिका में किसी से बात कर सकते हो। और इस पूरे कॉन्सेप्ट की, इस पूरे ग्लोबल विलेज की जो फाउंडेशन है ना, जो नींव है, वो और कुछ नहीं, हमारी सैटेलाइट्स ही हैं। ओके, तो ये ग्लोबल विलेज तो आ गया, पर इसको आपस में कनेक्ट कौन करता है? आखिर इसे रियलिटी कौन बनाता है? अब हम उसी टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं, और स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे इंडिया के अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पर। देखते हैं कि उनका क्या कमाल है। तो इंडिया के कम्युनिकेशन के जो 2 सुपर हीरोज हैं, या कह लो वर्क हॉर्सेस हैं, वो हैं इनसैट और जीसैट सीरीज। इनसैट यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, और जीसैट मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अब आप सोचो, आप जो टीवी पर लाइव क्रिकेट मैच देखते हो, या फोन पर जब एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज आती है, या फिर हाई स्पीड इंटरनेट जिसके बिना तो काम ही नहीं चलता, ये सब, आई मीन लिटरली सब कुछ इन्हीं सैटेलाइट्स की मेहरबानी है। सही मायनों में ये हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, द बैकबोन। और ये जो कोट आप देख रहे हैं ना, ये बात बिल्कुल साफ कर देता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी अब सिर्फ साइंटिस्ट्स और उनकी लैब्स तक लिमिटेड नहीं रह गई है, बिल्कुल नहीं। ये हमारे देश के, हमारे समाज के डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। आप सोचिए, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, बैंकिंग हो, हर जगह इसका इम्पैक्ट। तो अब तक हमने देखा कि सैटेलाइट्स हमें कनेक्ट करती हैं, हमें जोड़ती हैं,
पर क्या आप जानते हैं कि ये हमारी रक्षा भी करती हैं? जी हाँ। चलिए अब मिलते हैं आसमान में मौजूद अपने गार्ड से, द गार्ड इन द स्काई, और पता लगाते हैं कि मौसम की जानकारी और डिजास्टर मैनेजमेंट में इनका क्या जबरदस्त रोल है। ये जो कंपैरिजन है ना, ये सब कुछ बता देता है। 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां सैटेलाइट्स नहीं है। तब क्या होता था? कोई बड़ा तूफान, कोई साइक्लोन या बाढ़, उसकी खबर तभी मिलती थी जब वो आ जाता था, जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होता था। सोचो कितना नुकसान होता होगा। लेकिन अब सैटेलाइट्स की वजह से हमें एडवांस में पहले ही वार्निंग्स मिल जाती हैं। और इससे क्या होता है? हम लोगों को टाइम रहते सेफ जगहों पर इवैक्यूएट कर पाते हैं। मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट अब पहले से कई ज्यादा इफेक्टिव हो गया है। और इस इम्पोर्टेंट काम के लिए इंडिया के पास आसमान में अपनी एक तेज आंख है। इसका नाम है IRS सीरीज, यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स हमारे जासूस की तरह 24/7 हमारे जंगल, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, मौसम का हाल, समुद्र की लहरें, सब पर एकदम गहरी नजर रखते। तो सवाल उठता है कि इस टेक्नोलॉजी ने आखिर कितनी जानें बचाई होंगी? इसका जवाब सिंपल है, काउंटलेस, अनगिनत, हम गिन ही नहीं सकते। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की जो असली वैल्यू है ना, वो पैसों में नहीं नापी जा सकती। उसकी असली कीमत उन लाखों अनमोल जिंदगियों में है जो इसकी वजह से आज सुरक्षित है। चलिए अब स्पेस मिशंस की एक ऐसी साइट देखते हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। एक थोड़ा सीक्रेट साइड ये है नेशनल सिक्योरिटी और देश के अंदर छुपे हुए खजानों की खोज। और इस मिशन को पूरा करते हैं हमारे साइलेंट ऑब्जर्वर्स। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कि ये जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, ये एक तीर से 2 निशाने वाला काम करती है। कैसे? देखो, एक तरफ तो ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, दुश्मन की हरकतों पर नजर रखना, हमारी बॉर्डर्स को हाई रेज इमेजेस से मॉनिटर करना, ये सब। और दूसरी तरफ वही सेम टेक्नोलॉजी जमीन के नीचे छुपे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, मतलब देश के खजाने को ढूंढने में भी हेल्प करती है। इसे ही कहते हैं ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी दो का। तो इन शॉर्ट इससे एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, हमारे देश के बॉर्डर्स की सेफ्टी से लेकर हमारी कार में जो फ्यूल डलता है उस तक, हर जगह स्पेस टेक्नोलॉजी एक साइलेंट इंजन की तरह 21st सेंचुरी को पावर दे रही है। और इसी के साथ दोस्तों हम अपने आज के इस सफर के आखिरी स्टॉप पर आ गए हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए एक फटाक से क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा, और उसके बाद गेट रेडी फॉर द मास्टर चैलेंज। तो आज के 4 सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, स्पेस मिशंस ने कम्युनिकेशन को इतना आसान बना दिया है कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, दूरियां अब मैटर नहीं करती। नंबर 2, सैटेलाइट्स नेचुरल डिजास्टर्स से पहले ही लाइफ सेविंग अलर्ट्स देकर लाखों करोड़ों जिंदगियां बचाती हैं, बहुत बड़ी बात है ये। नंबर 3, हमने जाना कि इंडिया के अपने सैटेलाइट्स इनसैट और जीसैट कम्युनिकेशन के लिए हैं, और IRS सीरीज मॉनिटरिंग यानी निगाह रखने के लिए। एंड फाइनली नंबर 4, यही टेक्नोलॉजी हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी क्रूशियल है और देश के लिए नए रिसोर्सेज ढूंढने के लिए भी। ऑलराइट, अब टाइम है द मास्टर चैलेंज का। देखो, हमने आज कई बार रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की बात की जो हमारे IRS सैटेलाइट्स यूज करती हैं। अब आपको बस इसके नाम पर ध्यान देना है। रिमोट मतलब दूर से, और सेंसिंग मतलब सेंस करना या पता लगाना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, रिमोट सेंसिंग का एक्चुअल मतलब क्या हो सकता है? थोड़ा सोचिए, और आपका जो भी आंसर हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको मजा आया होगा। अब देखो, हम ये तो समझ गए कि सैटेलाइट्स हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं, पर क्या आपको पता है कि ये कितने अलग अलग तरह की होती हैं? हाँ, यही हम एक्सप्लोर करेंगे अपने अगले पार्ट में, पार्ट 3, आईज इन द स्काई, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो उसके लिए हमसे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका चैप्टर 10 स्पेस मिशन सीरीज के पार्ट 3 में। मैं हूं आपका साइंस दोस्त, और आज हम बात करने वाले हैं उन चीजों की जो हमेशा हर वक्त हमारे सर के ऊपर रहती हैं, हमारी आंखें इन द स्काई, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। पता है, आप इनकी वजह से ही टीवी देख पाते हैं, फोन पर आसानी से रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो चलिए आज इनकी दुनिया को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप कभी एक ट्रैक्टर को फॉर्मूला 1 रेस में दौड़ाओगे? नहीं ना, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि हर गाड़ी का एक खास काम होता है। बस बिल्कुल यही रूल सैटेलाइट्स पर भी अप्लाई होता है। हर एक सैटेलाइट का एक हाईली स्पेशलाइज्ड मिशन होता है।
मतलब जो सैटेलाइट मौसम बताएगा वो टीवी नहीं चला सकता, और जो टीवी चलाएगा वो जीपीएस का काम नहीं कर सकता। हर जॉब के लिए एक स्पेशल सैटेलाइट होता है। आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि इस वक्त हमारी अर्थ के चारों तरफ 1000 से भी ज्यादा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स चक्कर लगा रहे हैं, और जैसा मैंने अभी कहा, हर एक का अपना एक अनोखा, एक यूनिक काम है। तो इतने सारे सैटेलाइट्स, इतने सारे काम, इनको समझेंगे कैसे? इसको आसान बनाने के लिए चलिए देखते हैं आज का अपना प्लान। तो देखिए, आज के इस एक्सप्लेनर में सबसे पहले हम सैटेलाइट अनाटॉमी समझेंगे कि भाई ये काम कैसे करते हैं। फिर हम सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम में उनके अलग अलग मिशंस के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंडियाज प्राइड इन स्पेस, और हाँ, लास्ट में आपके लिए होगा एक मास्टर चैलेंज। रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले सेक्शन 1, सैटेलाइट एनाटॉमी। इससे पहले कि हम सैटेलाइट्स को उनके काम से क्लासिफाई करें, यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर एक सैटेलाइट काम कैसे करता है। उसके अंदर ऐसा क्या है जो उसे इतने सालों तक स्पेस में जिंदा रखता है। चलिए इसके पार्ट्स को देखते हैं। तो चलिए सबसे बेसिक डेफिनेशन से शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये एक इंसान की बनाई हुई मशीन है जो अर्थ या किसी दूसरे प्लैनेट के चारों तरफ एक फिक्स रास्ता यानी ऑर्बिट में घूमती रहती है। इसमें दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पहली, ये मैन मेड है, और दूसरी, इसका ऑर्बिट परमानेंट होता है। पर इतने सालों तक घूमने के लिए पावर कहां से आती है? पेट्रोल या डीजल से तो नहीं। ज्यादातर सैटेलाइट सोलर एनर्जी पर चलती हैं। आपने इनके दोनों तरफ जो बड़े बड़े पंख जैसे स्ट्रक्चर्स दिखे हैं ना, वही इनके सोलर पैनल्स होते हैं। ये पैनल सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और उसी से सैटेलाइट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं, और फिर यही इंस्ट्रूमेंट्स जमीन से सिग्नल्स रिसीव करके वापस हमारे मोबाइल, टीवी और टावर्स तक भेजते हैं। सिंपल। तो अब जब हम बेसिक एनाटॉमी समझ गए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेक्शन नंबर 2 की तरफ। अब हम सैटेलाइट्स को उनके काम यानी उनके मिशन के बेसिस पर अलग अलग कैटेगरीज में बांटेंगे। सो वेलकम टू द सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम। ये टेबल सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। देखिए, पहला टाइप है वेदर सैटेलाइट। इसका मिशन क्या है? मौसम को स्टडी करना और प्रिडिक्ट करना। इन्हीं की वजह से हमें साइक्लोन्स और तूफानों की जानकारी पहले ही मिल जाती है। फिर आते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जो टीवी प्रोग्राम्स टेलीकास्ट करते हैं। देश में जो डिजिटल रेवोल्यूशन आया है ना, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन दोनों के लिए इंडिया की INS और GSAT सीरीज काम करती है। तीसरा है नेविगेशनल सैटेलाइट, जो आपके फोन में GPS की तरह काम करता है और आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। इसके लिए भारत का अपना सिस्टम है IRNSS। और आखिर में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, जो नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं और नेचुरल डिजास्टर्स पर नजर रखते हैं। इसके लिए हमारी IRS सीरीज है। पर सवाल यह है कि इन सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजता कौन है? इन्हें ले जाते हैं हमारे लॉन्च व्हीकल्स। इंडिया के पास 2 मेन लॉन्चर्स हैं, PSLV और GSLV। सिंपल तरीके से समझें तो PSLV हल्की सैटेलाइट्स जैसे IRNS और IRS को लॉन्च करता है, और GSLV ये हमारा बाहुबली रॉकेट है। ये इनसैट और GSAT जैसे भारी भरकम सैटेलाइट्स को ऊंची ऑर्बिट्स तक पहुंचाता है, जो PSLV के बस की बात नहीं। चलिए अब बात करते हैं अपने सेक्शन नंबर 3 की, और ये मेरा फेवरेट है, इंडियाज प्राइड इन स्पेस। हम सिर्फ दूसरों की टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम खुद ऐसे कमाल के इनोवेशंस कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ है। और इनोवेशन की शुरुआत कॉलेज लेवल से ही हो जाती है। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे यानी COP के स्टूडेंट्स के ग्रुप ने मिलकर अपना खुद का सैटेलाइट बनाया। कैन यू बिलीव दैट? कॉलेज के स्टूडेंट्स ने। और बताओ सैटेलाइट का वजन कितना था? सिर्फ 1 किलोग्राम। सिर्फ 1 किलो। इसका नाम था स्वयं। इसरो ने 2016 में इस छोटे से पैकेट साइज्ड सैटेलाइट को लॉन्च किया, और इसका काम था पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग सर्विसेज देना। सोचो, सिर्फ 1 किलो का सैटेलाइट। ये सच में एक अद्भुत, एक अमेजिंग अचीवमेंट। इसके अलावा और भी अनोखे काम हुए हैं। एक है IRNS, इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम, GPS की तरह, लेकिन अपना। ये इतना प्रिसाइज है कि जमीन पर किसी भी जगह की लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट बता सकता है। और दूसरा है EDUSAT। ये एक ऐसी यूनिक सैटेलाइट है जो पूरी तरह से 100% सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड है, ताकि देश के कोने कोने तक पढ़ाई पहुंच सके। तो चलिए इस पार्ट 3 को खत्म करने से पहले आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, समरी एंड ऑफ कोर्स योर चैलेंज। एक बार जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं ताकि सब कुछ आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। तो आज हमने क्या सीखा? नंबर 1,
सैटेलाइट्स मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो सोलर पैनल से पावर लेते हैं। नंबर 2, उन्हें उनके काम के अनुसार क्लासिफाई किया जाता है, जैसे वेदर, कम्युनिकेशन या नेविगेशन। नंबर 3, इंडिया कम्युनिकेशन के लिए INSAT या GSAT सीरीज और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए IRS सीरीज यूज करता है। और नंबर 4, याद रखिएगा, IRNSS भारत का अपना बेहद एक्यूरेट नेविगेशन सिस्टम है। और अब आपके लिए आज का मास्टर चैलेंज। ध्यान से सुनिएगा। हमने देखा कि IRS सैटेलाइट्स जमीन को ऑब्जर्व करती हैं, फॉरेस्ट, ओशंस, सब कुछ। इन्हें पोलर ऑर्बिट में रखा जाता है, यानी एक ऐसा ऑर्बिट जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाता है। तो मेरा सवाल है, इन्हें पोलर ऑर्बिट में क्यों रखा जाता है? इक्वेटोरियल ऑर्बिट यानी इक्वेटर के ऊपर, उसमें क्यों नहीं? और आपके लिए एक हिंट है, ये सोचिए कि हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है। अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, और स्वागत है आपका स्पेस मिशन सीरीज के पार्ट 4 में। मैं हूं आपका फिजिक्स दोस्त, और आज हम सैटेलाइट ऑर्बिट्स के पीछे की जो अमेजिंग फिजिक्स है ना, उसको समझेंगे। और हाँ, सब कुछ होने वाला है इंग्लिश में, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। तो चलो सीधा उस सवाल पे आते हैं जो आई एम श्योर हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आया है, कि इतनी सारी सैटेलाइट स्पेस में हैं, पर वो आसमान से नीचे क्यों नहीं गिरती? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें ऊपर रोके हुए है? चलो इसका जवाब ढूंढते हैं फिजिक्स की दुनिया में। देखो, इस सवाल का जवाब छुपा है एक ग्रेट बैलेंसिंग एक्ट में। इसको ऐसे सोचो, ये एक हाई स्टेक्स गेम है, स्पीड और ग्रेविटी के बीच का। एक तरफ स्पीड है, दूसरी तरफ ग्रेविटी, और हर चीज को बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड होना पड़ता है। जरा सा भी इधर से उधर हुआ ना, तो बस गेम ओवर। सोच के देखो, ये एकदम गोल्डीलॉक्स वाली सिचुएशन है, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल ठीक। अगर सैटेलाइट बहुत धीरे चलेगी तो क्या होगा? अर्थ की ग्रेविटी जीत जाएगी और उसे खींच लेगी नीचे, और क्रैश। और अगर सैटेलाइट बहुत तेज भाग गई तो वो अर्थ की ग्रेविटी को ही पीछे छोड़कर हमेशा के लिए स्पेस में खो जाएगी। लेकिन जब स्पीड जस्ट राइट होती है, तभी वो अर्थ के चारों तरफ एक परफेक्ट स्टेबल सर्कल में घूमती रहती है। और इसी जस्ट राइट स्पीड को हम फिजिक्स में कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, तो इस टर्म को ठीक से डिफाइन करते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसे हम VC से डिनोट करते हैं, ये है वो खास टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब आप बोलोगे, टेंजेंशियल क्या है? सिंपल है, इसका मतलब है आगे की तरफ, ऑर्बिट के पाथ के साथ साथ। तो ये आगे बढ़ने की वो परफेक्ट स्पीड है जो एक सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर हाइट पर चाहिए, ताकि वो अर्थ के चारों तरफ एक स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती रहे। यही है वो मैजिक नंबर। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। ये जो परफेक्ट बैलेंस है ना, ये असल में एक कॉस्मिक टग ऑफ वॉर है। सोचो, रस्सी खींचने वाला खेल, लेकिन स्पेस में। ये दो बहुत ही पावरफुल फोर्सेस के बीच की कशमकश है जो एक ही टाइम पर उस बेचारी सैटेलाइट पर काम कर रही हैं। तो इस कॉस्मिक टग ऑफ वॉर में दो खिलाड़ी कौन है? चलो मिलते हैं। टीम ए है सेंट्रिपिटल फोर्स। ये वो फोर्स है जो सैटेलाइट को हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ, यानी हमारी अर्थ की तरफ खींचती रहती है। इसका बेस्ट एग्जांपल सोचो, जैसे आप एक पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमा रहे हो, तो रस्सी का जो खिंचाव है ना, वही है सेंट्रिपिटल फोर्स। और टीम बी कौन है? वो है हमारी अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वो अट्रैक्शन है, वो खिंचाव है जो अर्थ और सैटेलाइट को एक दूसरे की तरफ खींच रहा है। तो यहाँ आता है गोल्डन रूल। एक स्टेबल ऑर्बिट के लिए ये बहुत जरूरी है कि अर्थ का अंदर की तरफ जो ग्रेविटेशनल पुल है, यानी Fg, वो एग्जैक्टली उस सेंट्रिपिटल फोर्स यानी Fc के बराबर हो, जो सैटेलाइट को सर्कल में घुमाने के लिए चाहिए। न थोड़ा सा ज्यादा, न थोड़ा सा कम, दोनों को बिल्कुल बराबर होना पड़ेगा। और बस यही स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल मैकेनिक्स का सबसे बड़ा सीक्रेट है। सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सिंपल सी इक्वेशन, यही हमारे मास्टर फॉर्मूला की नींव है, उसका फाउंडेशन है। जब ये दोनों फोर्सेस एकदम इक्वल हो जाते हैं, तभी एक स्टेबल ऑर्बिट बनता है। ओके, तो पेपर और पेन तैयार है? अब टाइम है थोड़ी सी मैथ करने का, बट घबराना बिल्कुल नहीं। हम स्टेप बाय स्टेप इसका मास्टर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा फोकस रखना। ऑलराइट, स्क्रीन पे देखो, यहाँ दोनों फोर्सेस के फॉर्मूलाज हैं। पहले है सेंट्रिपिटल फोर्स Fc, जिसका फॉर्मूला है mv²/r। यहाँ m है सैटेलाइट का मास, v है उसकी स्पीड, यही तो हमें ढूंढना है, और r है ऑर्बिट का रेडियस, यानी अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट के दूरी। ओके, दूसरी तरफ है ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। इसका फॉर्मूला है gmm/r²। यहाँ g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m बड़ा M है हमारी अर्थ का मास,
m छोटा m वही सैटेलाइट का मास और r वही रेडियस। अब याद है ना हमारा गोल्डन रूल Fc = Fg। तो चलो इन दोनों फॉर्मूलाज को एक दूसरे के बराबर रख देते हैं। हमारा मिशन एकदम सिंपल है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके वेलोसिटी यानी v की वैल्यू निकालनी है। लेट्स डू इट। चलो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। रेडी? सबसे पहली चीज नोटिस करो, सैटेलाइट का मास यानी छोटा m इक्वेशन के दोनों तरफ है, तो हम इसे आराम से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये गया। अब देखो एक r भी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, राइट? और बस अब हम इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और v को अकेले छोड़ देंगे। और यहाँ आता है सबसे बड़ा सरप्राइज। डिड यू सी दैट? फॉर्मूला से m यानी सैटेलाइट का मास पूरी तरह से गायब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पर डिपेंड ही नहीं करती। सोचो इसके बारे में, चाहे वो एक छोटा सा 1 किलो का क्यूब सैट हो या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा विशाल स्ट्रक्चर, अगर उनकी हाइट सेम है तो उनकी ऑर्बिटल स्पीड भी एग्जैक्टली सेम होगी। है ना ये बिल्कुल माइंड ब्लोइंग? तो लो फाइनली ये रहा हमारा मास्टर फॉर्मूला, Vc = gm/r+h। चलो इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं। देखो g और m तो कांस्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यू फिक्स्ड है। नीचे डिनोमिनेटर में है r+h। यहाँ r है अर्थ का रेडियस और h है सैटेलाइट की हाइट। कहाँ से? अर्थ की सतह से, उसके सरफेस से। तो r+h क्या बन गया? ये बन गया टोटल रेडियस, यानी अर्थ के सेंटर से लेकर सैटेलाइट तक की पूरी दूरी। अब जब ये पावरफुल फॉर्मूला हमारे हाथ में आ गया है, तो चलो देखते हैं कि ये हमें ऑर्बिट्स के बारे में क्या-क्या सरप्राइजिंग सच बता सकता है। बिलीव मी, इस छोटे से फॉर्मूला में यूनिवर्स के कई राज छुपे हुए हैं। तो चलो इस पूरे एक्सप्लेनर के 4 सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज को फटाफट रिवाइज करते हैं। रेडी? नंबर 1, एक स्टेबल ऑर्बिट में रहने के लिए एक जस्ट राइट स्पीड चाहिए, जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। नंबर 2, ये ऑर्बिट पॉसिबल है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी जरूरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। नंबर 3, सैटेलाइट का मास कितना भी हो, उसकी ऑर्बिटल स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने देखा। और नंबर 4, जो शायद सबसे काउंटर इंट्यूटिव लगता है, कि सैटेलाइट अर्थ से जितनी दूर जाएगी उसकी ऑर्बिटल स्पीड उतनी ही धीमी होती जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसा क्यों? फॉर्मूला में देखो, h बढ़ने से डिनोमिनेटर यानी r+h बड़ा हो जाता है और इससे Vc की ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है। और अब इस पार्ट को खत्म करने से पहले आपके लिए एक मास्टर चैलेंज क्वेश्चन। दिमाग लगाओ, हमारे मास्टर फॉर्मूला का यूज करके बताओ, अगर हम एक हाइपोथेटिकल सैटेलाइट को अर्थ की सरफेस पर ही ऑर्बिट कराना चाहें, यानी जहां हाइट h 0 हो, तो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम? सोचो, फॉर्मूला में h और Vc का क्या रिलेशनशिप है? अपने जवाब रीजन के साथ नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। लेट्स सी। नमस्ते स्टूडेंट्स और वेलकम बैक टू पार्ट 5 ऑफ आवर सीरीज। मैं हूं आपका होस्ट और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, पिछले पार्ट में हमने क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में तो सब कुछ समझ लिया था, है ना? लेकिन एक सवाल तो अभी भी बाकी है कि आखिर इतने सारे सैटेलाइट्स जाते कहां हैं? इन्हें पार्क कहां किया जाता है? तो चलिए आज हम स्पेस के इन्हीं अलग अलग पार्किंग लेवल्स को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए एक एनालॉजी सोचते हैं। इमेजिन करिए कि हमारी अर्थ के चारों तरफ जो स्पेस है ना, वो एक बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी पार्किंग गैराज जैसी है। अब आप खुद सोचिए, आप एक छोटी सी बाइक को वहां पार्क करेंगे जहां बड़े बड़े ट्रक पार्क होते हैं? बिल्कुल नहीं। सबकी अपनी अपनी एक डेजिग्नेटेड जगह होती है। एग्जैक्टली वैसा ही सैटेलाइट्स के साथ होता है। हर सैटेलाइट का एक स्पेशल काम होता है और उसके काम के हिसाब से ही उसकी पार्किंग स्पेस यानी कि ऑर्बिट डिसाइड की जाती है। तो हम अपनी इस पार्किंग गैराज की जर्नी शुरू करते हैं सबसे ऊपर से, टॉप फ्लोर से। इसका नाम है हाई अर्थ ऑर्बिट या शॉर्ट में HEO। यहाँ पर रहते हैं आसमान के सबसे बड़े स्टेशनरी जायंट्स। ओके, अब यहाँ देखो, इस टेबल में एक नंबर है जो सबसे जरूरी है, 35,780 किलोमीटर्स। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये आप समझ लो स्पेस साइंस का जादुई नंबर है। अब आप पूछेंगे जादुई क्यों? सोचो, इस एग्जैक्ट एल्टीट्यूड पर एक सैटेलाइट को अर्थ का पूरा एक चक्कर काटने में लगते हैं ठीक 24 घंटे। साउंड फेमिलियर? हाँ, हमारी अर्थ को भी तो अपनी ही जगह पर एक बार घूमने में 24 घंटे लगते हैं। तो हुआ क्या, दोनों की स्पीड एकदम मैच हो गई और इसका रिजल्ट,
हम जब जमीन से ऊपर देखते हैं तो वो सैटेलाइट हमें हमेशा आसमान में एक ही जगह पर रुका हुआ यानी स्टेशनरी दिखता है। अमेजिंग राइट? और इसी वजह से इनका नाम पड़ा है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स। तो इस स्टेशनरी होने का फायदा क्या है? बहुत बड़ा फायदा है। जरा सोचिए, अगर आपका लाइव क्रिकेट मैच दिखाने वाला सैटेलाइट इधर उधर घूमता रहता तो आपको अपना डिश एंटेना भी उसके साथ साथ घुमाना पड़ता, सिग्नल ही नहीं मिलता। इन्हीं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स की वजह से हमें 24/7 बिना किसी इंटरप्शन के टीवी सिग्नल्स, टेलीफोन सर्विसेज और हाँ, मौसम की बिल्कुल सटीक जानकारी यानी वेदर मॉनिटरिंग मिलती रहती है। सिग्नल हमेशा एकदम लॉक रहता है। चलिए अब इस पार्किंग गराज में एक मंजिल नीचे उतरते हैं, मिडिल फ्लोर्स पर। इस जगह का नाम है मीडियम अर्थ ऑर्बिट या मियो, और ये घर है हमारे नेविगेटर्स का, मतलब वो सैटेलाइट्स जिनका काम पूरे के पूरे प्लेनेट पर एक साथ नजर रखना है। अब यहाँ की जो हाइट है वो 2000 से लेकर 35,780 किलोमीटर के बीच में रहती है, और इनका ऑर्बिटल पीरियड भी 2 से 24 घंटे तक का हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। देखिए, HEO सैटेलाइट्स ज्यादातर अर्थ के इक्वेटर के ऊपर रहते हैं ताकि वो एक ही एरिया को कवर कर सकें, लेकिन मियो सैटेलाइट्स अक्सर पोलर ऑर्बिट्स में घूमती हैं, यानी वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जैसे जैसे अर्थ घूमती है, ये सैटेलाइट्स धीरे धीरे पूरी दुनिया को कवर कर लेती हैं। जैसे आप एक संतरे का छिलका उतारते हैं ना, बिल्कुल वैसे। और इसका सबसे सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? वो चीज जो शायद आप अभी इसी वक्त यूज कर रहे हैं, आपके फोन का GPS। जी हाँ, हर बार जब आप अपनी लोकेशन चेक करते हैं या गूगल मैप्स पर रास्ता ढूंढते हैं, आप असल में MEO में घूम रहे इन्हीं सैटेलाइट से कनेक्ट कर रहे होते हैं। ये जो ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स हैं, ये लगभग 20,200 किलोमीटर की हाइट पर घूमती हैं, और इनका पूरा एक नेटवर्क है जो ये मेक श्योर करता है कि आप दुनिया में कहीं भी रास्ता ना भटके। तो अब हम आ गए हैं अपनी पार्किंग गराज के सबसे नीचे वाले लेवल पर, बेसमेंट में। ये है लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो, और इस जगह पर रहते हैं असली स्पीडस्टर्स। ये अर्थ के सबसे पास और सबसे तेज पार्किंग लेवल है। ज़रा इसकी हाइट देखिए, सिर्फ 1800 से 2000 किलोमीटर। अर्थ के इतना क्लोज होने का मतलब है कि ग्रेविटी का पुल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ऑर्बिट में बने रहने के लिए और अर्थ पर वापस क्रैश होने से बचने के लिए इन्हें बहुत ही तेजी से घूमना पड़ता है। इतनी तेज कि ये पूरी अर्थ का एक चक्कर सिर्फ 90 मिनट में लगा लेती हैं। जस्ट इमेजिन, आप एक मूवी देखकर खत्म करेंगे और उतनी देर में ये सैटेलाइट पूरी दुनिया घूमकर वापस आ जाएगी। और यही सुपर स्पीड इसे साइंस और रिसर्च के लिए परफेक्ट बनाती। और लियो के सबसे फेमस रेजिडेंट्स, वेल, ये तो आप जानते ही होंगे, द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS, जहां एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं और काम करते हैं, और द वन एंड ओनली हबल टेलीस्कोप। तो अगली बार जब आप रात को आसमान में एक बहुत तेजी से चलता हुआ चमकता हुआ डॉट देखें ना, तो याद रखिएगा, वो कोई टूटता तारा नहीं है, वो लियो में घूम रहा एक सैटेलाइट है। और क्या पता वो ISS ही हो जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स उस वक्त हमारी अर्थ को देख रहे हो। तो आइए, टाइम हो गया है एक क्विक रिकैप का। अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ताकि HEO, MEO और LEO आपके दिमाग में एकदम प्रिंट हो जाएं। ये स्लाइड बेसिकली सब कुछ एक जगह पर ला देती है। टॉप फ्लोर पे है HEO, सबसे ऊंचा, स्टेशनरी, टीवी और वेदर के लिए परफेक्ट। बीच में है MEO, ग्लोबल कवरेज के लिए जैसे हमारा GPS, और सबसे नीचे LEO, सबसे पास, हाई स्पीड मिशंस के लिए जैसे ISS और हबल। पर सबसे जरूरी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल टू रिमेंबर, वो है इनकी स्पीड का। और रूल ये है, द हायर द ऑर्बिट, द स्लोअर द सैटेलाइट। जितनी ऊंची पार्किंग उतनी धीरे चलेगी गाड़ी। ऐसा क्यों? सिंपल फिजिक्स, आप अर्थ से जितना दूर जाते हो, ग्रेविटी का पुल उतना कमजोर होता जाता है। तो ऑर्बिट में बने रहने के लिए आपको ज्यादा स्पीड की जरूरत ही नहीं है। पर जब आप LEO में हो, इतने पास, तो ग्रेविटी आपको जोर से खींचती है, इसलिए नीचे गिरने से बचने के लिए बहुत तेज दौड़ना पड़ता है। चलिए, तो अब आपके लिए एक मास्टर चैलेंज। दिमाग लगाइए और बताइए, अगर एक सैटेलाइट का काम पूरी दुनिया के जंगलों और समंदरों पर नजर रखना है, तो आप उसे कहां पार्क करेंगे? एक जियोसिंक्रोनस HEO ऑर्बिट में जो हमेशा एक ही जगह रहती है, या एक पोलर MEO/LEO ऑर्बिट में जो पूरी दुनिया को स्कैन करती है? थोड़ा सोचिए इसके बारे में और अपना जवाब रीजन के साथ नीचे कमेंट्स में जरूर पोस्ट करिएगा। तो ठीक है, हमने सैटेलाइट्स के लिए परफेक्ट पार्किंग स्पॉट्स तो ढूंढ लिए। HEO, MEO, LEO सब सेट है, लेकिन इन हजारों किलो के भारी भरकम मशीन्स को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाता कौन है? स्पेस का ऊबर कौन है?
इसके बारे में हम जानेंगे हमारे अगले पार्ट यानी पार्ट 6 में, जहां हम बात करेंगे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की। मिलते हैं। हेलो दोस्तों और वेलकम बैक। हम आ गए हैं अपने स्पेस मिशन सीरीज के पार्ट 6 के साथ और आज हम बात करने वाले हैं आसमान के सबसे बड़े, कह सकते हैं, ऊबर्स की। इनका काम क्या है? सिंपल, सैटेलाइट्स को उनकी सही मंजिल यानी स्पेस तक ड्रॉप करना। बिल्कुल सही, हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की। तो रेडी हो? चलिए शुरू करते। अच्छा, एक सवाल सोच के देखो, क्या आप एक पत्थर को इतनी ज्यादा ताकत से फेंक सकते हो कि वो कभी वापस नीचे ही ना गिरे? इम्पॉसिबल लगता है ना? वेल, एक मल्टी टन सैटेलाइट को सोचो, कई हजार किलो के सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाना, बिल्कुल यही इम्पॉसिबल प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसा है। आपको अर्थ की जबरदस्त ग्रेविटी, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से लड़ना पड़ता है और उसके लिए चाहिए होती है बेइंतहा पावर। तो आखिर ये होता कैसे है? लेट्स डाइव डीप। इसके पीछे है रॉकेट का सबसे पहला और सबसे बड़ा सीक्रेट। यही सीक्रेट हमें बताता है कि रॉकेट स्पेस के टोटल वैक्यूम में, मतलब जहां धक्का देने के लिए हवा तक नहीं है, वहां आगे कैसे बढ़ते हैं। है ना इंटरेस्टिंग सवाल? आखिर वो किस चीज को धक्का दे रहे हैं? और इस पजल का जवाब है द वन एंड ओनली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्कूल में सबने पढ़ाया है, राइट? सिंपल वर्ड्स में, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। बिलीव इट और नॉट, रॉकेट प्रोपल्शन का पूरा खेल बस इसी एक सिंपल से लॉ पर टिका हुआ है। तो यहाँ एक्शन क्या चीज है? देखो, रॉकेट के इंजन के अंदर एक स्पेशल फ्यूल को जलाया जाता है। जब ये फ्यूल जलता है तो क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्म हाई प्रेशर गैसेस पैदा होती हैं और ये गैसेस रॉकेट के पीछे जो नोजल्स लगे होते हैं उनसे जबरदस्त फोर्स के साथ नीचे की तरफ निकलती हैं। बूम! यही है हमारा एक्शन। तो ओके, तो एक्शन तो हो गया, अब इसका रिएक्शन क्या है? वेल, वो है थ्रस्ट। सोचो, जैसे ही वो गर्म गैस पूरी ताकत से नीचे निकली, न्यूटन का लॉ एक्शन में आ जाता है। एक उतना ही पावरफुल, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ एक धक्का लगता है रॉकेट पर और इसी मैसिव अपवर्ड पुश को हम साइंस की भाषा में कहते हैं थ्रस्ट। यही वो जादुई शक्ति है जो उस भारी भरकम रॉकेट को जमीन से खींचकर आसमान में ले जाती है। अगर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है बलून एनालॉजी। सबने किया होगा ये बचपन में। एक बलून फैलाओ और फिर उसको छोड़ दो। क्या होता है? हवा एक तरफ से बाहर निकलती है और बलून अचानक से दूसरी तरफ फ्रूम करके भाग जाता है ना? रॉकेट इंजन बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। गैस नीचे, रॉकेट ऊपर, सिंपल एज दैट। ऑलराइट, तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि रॉकेट ऊपर कैसे जाता है। मिशन का एक पार्ट तो सॉर्ट हो गया, लेकिन अब आती है एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, द वेट प्रॉब्लम। रॉकेट्स ये बहुत ही ज्यादा भारी होते हैं और उनका ज्यादातर वेट पता है क्या होता है? उनका फ्यूल। तो इतने वजन के साथ स्पेस तक जाना, इंजीनियर्स इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? अब आपके दिमाग में एक नेचुरल सा सवाल आएगा कि आखिर हम एक ही जाइंट सा फ्यूल टैंक क्यों नहीं यूज कर लेते? इतने सारे अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग स्टेजेस की क्या जरूरत है? वेल, ये एक ब्रिलियंट सवाल है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। चलो इसको समझते हैं। जरा सोचिए, एक रॉकेट का 80 से 90% वेट तो सिर्फ उसका फ्यूल होता है। अब जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है, ये फ्यूल तो यूज होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। तो फिर उस विशाल खाली टैंक को, उस एक्स्ट्रा वेट को अपने साथ ऑर्बिट तक ढोते रहना, ये तो एनर्जी की ऐसी बर्बादी है, पूछो मत। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप ट्रैकिंग पर जा रहे हो और खाली पानी की बोतल का भारी बैग पूरे रास्ते पीठ पर उठाए हुए हो। कोई सेंस बनता है इस बात का? तो इस प्रॉब्लम का इंजीनियर्स ने एक बहुत ही क्लेवर सॉल्यूशन निकाला और वो है अ मल्टी स्टेज लॉन्च व्हीकल। इसका कॉन्सेप्ट बहुत स्मार्ट है। ये एक ऐसा रॉकेट है जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जैसे जैसे इसका काम होता जाता है, ये अपने बेकार हो चुके हिस्सों को यानी स्टेजेस को रास्ते में ही अलग करके फेंक देता है। इससे क्या होता है? इसका वेट कम हो जाता है। चलिए देखते हैं ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। तो प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। स्टेप 1, जो सबसे पहला स्टेज होता है, सबसे नीचे वाला, वो रॉकेट को जमीन से उठाने के लिए यानी लिफ्ट ऑफ के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल थ्रस्ट देता है। स्टेप 2, जैसे ही इसका फ्यूल खत्म हुआ, इसका काम पूरा, तो ये पूरा का पूरा स्टेज डिटैच हो जाता है और नीचे गिर जाता है। स्टेप 3, अब अचानक से रॉकेट काफी हल्का हो गया है। इस पॉइंट पर सेकंड स्टेज का इंजन इग्नाइट होता है और इस हल्के रॉकेट को पहले से भी ज्यादा तेजी से आगे ढकेलता है। कितना स्मार्ट डिजाइन है ना? लाइटर, फास्टर, मोर एफिशिएंट। चलिए अब जनरल कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक रियल वर्ल्ड हीरो की। एक ऐसा लॉन्च व्हीकल जिसने इंडिया को स्पेस टेक्नोलॉजी में एक वर्ल्ड लीडर बना दिया है।
जी हाँ, ये है हमारा नेशनल प्राइड, इसरो का वर्क हॉर्स, द PSLV, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV जो है ये एक बहुत ही स्पेशल 4 स्टेज रॉकेट है और इसकी सबसे अनोखी बात पता है क्या है? इसका फ्यूल कॉम्बिनेशन। ये सॉलिड और लिक्विड यानी ठोस और तरल दोनों तरह के फ्यूल का एक यूनिक मिक्स यूज करता है। देखिए, पहले और तीसरे स्टेज में होता है सॉलिड फ्यूल। ये अचानक से बहुत जबरदस्त पावर देता है जो लिफ्ट ऑफ के लिए परफेक्ट है। फिर आते हैं सेकंड और फोर्थ स्टेज जिनमें होता है लिक्विड फ्यूल। इसका फायदा ये है कि इसके इंजन को हम ऑन ऑफ या कंट्रोल कर सकते हैं ताकि सैटेलाइट को बिल्कुल प्रिसाइज आराम से उसकी सही जगह पर प्लेस किया जा सके। और यही स्मार्ट फ्यूल कॉम्बिनेशन PSLV को इतना पावरफुल बनाता है कि वो 2500 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकता है। अब पेलोड क्या होता है? सिंपल, ये वो सैटेलाइट या दूसरा सामान है जिसे रॉकेट स्पेस में ले जा रहा है। और 2500 किलो, इसका अंदाजा लगाइए, ये लगभग 2 बड़ी कार्स के वेट के बराबर है। इतने भारी सैटेलाइट्स को ये आसानी से बिल्कुल प्रिसिशन के साथ ऑर्बिट में पहुंचा देता है। ट्रूली एन इनक्रेडिबल मशीन। लेकिन एक चैलेंज तो है। PSLV जैसे जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, इन्हें कहते हैं एक्सपेंडेबल रॉकेट्स। मतलब इन्हें सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। मिशन के बाद इनके सारे के सारे पार्ट समुद्र में गिर जाते हैं। कबाड़। अब सोचिए, इतनी महंगी मशीन बनाई और एक ही यूज के बाद खत्म। इससे हर मिशन बहुत बहुत महंगा हो जाता है। इसी कॉस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब फोकस है रीयूजेबल रॉकेट्स पर। जैसे पहले USA का स्पेस शटल था, ये मिशन के बाद वापस जमीन पर लैंड कर जाते थे ताकि उन्हें दोबारा यूज किया जा सके। और यही दोस्तों स्पेस ट्रैवल का फ्यूचर है। तो चलिए, इससे पहले कि हम रैप अप करें, एक क्विक सा रिकैप हो जाए। आज हमने इस एक्सप्लेनर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं। लेट्स गो ओवर द की पॉइंट्स। सबसे पहले हमने देखा कि सारे लॉन्च व्हीकल्स न्यूटन्स थर्ड लॉ पर काम करते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। सेकंड, रॉकेट से नीचे निकलती गर्म गैस एक अपवर्ड थ्रस्ट पैदा करती है जो रॉकेट को ऊपर ले जाती है। थर्ड, मल्टी स्टेज रॉकेट्स फ्लाइट के दौरान अपना एक्स्ट्रा वेट यानी खाली स्टेजेस को गिराते जाते हैं ताकि वो और तेज हो सकें। और फाइनली हमने अपने हीरो ISRO के PSLV के बारे में जाना, जो कि एक सुपर पावरफुल 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। और अब जाते जाते आपके लिए है आज का मास्टर चैलेंज। ध्यान से सुनिएगा। PSLV में वो कौन सा स्टेज है जो रॉकेट को जमीन से उठाने के लिए इनिशियल सबसे पावरफुल थ्रस्ट देता है, और उसमें कौन से टाइप का फ्यूल यूज होता है? थोड़ा सोचिए, हमने इसके बारे में बात की थी। अपने जवाब फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मुझे आपके आंसर्स का इंतजार रहे। हे एवरीवन, नमस्ते, कैसे हो सब लोग? वेलकम बैक। मैं हूं आपका साइंस होस्ट और ये है हमारी स्पेस मिशन सीरीज का पार्ट 7। आज का टॉपिक, ओ मैन, बहुत ही कूल है। हम लिटरली ये सीखने वाले हैं कि अर्थ की ग्रेविटी की जंजीरों को कैसे तोड़ते हैं, कैसे हम हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं। सो रेडी हो? लेट्स गो। ओके, सो सोचो जरा। इमेजिन करो आप एक ट्रैम्पोलिन पे हो, मस्त कूद रहे हो। आप जितनी भी जोर से जंप करते हो, क्या होता है? हमेशा नीचे आते हो, राइट? ग्रेविटी आपको वापस खींच लेती है। बस बिल्कुल यही करती है हमारी अर्थ। ये एक इनविजिबल एंकर जैसी है, एक ऐसा लंगर जो दिखता नहीं है पर हम सबको पकड़ के रखता है। याद है पिछले पार्ट्स में हमने क्या देखा था? हमने सीखा था कि एक स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ऑर्बिट में कैसे पार्क करते हैं। वो बस चक्कर काटता रहता है। लेकिन सोचो, अगर हमें मून जाना है या मार्स, तब तो सिर्फ गोल गोल घूमने से काम नहीं चलेगा, है ना? हमें उस ऑर्बिट से निकलना पड़ेगा। हमें अर्थ की इस पकड़ से परमानेंटली, हमेशा के लिए फ्री होना पड़ेगा। बट द बिग क्वेश्चन इज, कैसे? तो इस ग्रेट एस्केप का राज क्या है? ये ग्रेट एस्केप हम करेंगे कैसे? वेल, इसका जवाब छिपा है एक स्पेशल स्पीड में। हाँ, एक स्पीड। ये कोई ऐसी वैसी स्पीड नहीं है। ये एक जादुई स्पीड है जो हमें इस ग्रेविटेशनल जेल से, इस कैच से आजाद कर सकती है। और फिजिक्स की दुनिया में इस स्पेशल स्पीड का एक बहुत ही कूल नाम है। वी कॉल इट एस्केप वेलोसिटी। तो अब आप पूछोगे, ये एस्केप वेलोसिटी आखिर है क्या चीज? सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। ये वो मिनिमम स्पीड है, अ मिनिमम स्पीड जो आपको चाहिए किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी को हमेशा के लिए बाय बाय कहने के लिए। एक बार आपने स्पीड पकड़ ली, बस ग्रेविटी आपको वापस नहीं खींच सकती। आप आजाद हो, यू आर आउट इन ओपन स्पेस। ये समझो उस ग्रेविटेशनल जेल से भागने की चाबी है। ओके, अब इसको क्रिटिकल वेलोसिटी से कंफ्यूज मत करना। याद है ना, हमने क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ी थी। देखो, क्रिटिकल वेलोसिटी का काम है आपको अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में पार्क करना। आप बस गोल गोल घूमते रहते हो। बट एस्केप वेलोसिटी ये आपसे कहती है
पार्किंग छोड़ो, आजादी की तरफ भागो। ये आपको पार्क नहीं करती, ये आपको फ्री करती है फॉरएवर। सो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है, एक आपको चक्कर लगवाती है और दूसरी आपको आजादी दिलाती है। तो ठीक है, समझ गए। एस्केप वेलोसिटी आजादी दिलाती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये स्पीड है कितनी? व्हाट इज द नंबर? अर्थ से भागने के लिए कितनी तेजी से जाना पड़ेगा? अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे और आई एम टेलिंग यू, जो नंबर निकल के आएगा ना, उसको दिमाग में परमानेंटली सेव कर लेना। एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मैजिक नंबर टू लीव अर्थ। और ये रहा फॉर्मूला। देखने में थोड़ा स्कैरी लग सकता है, बट इट्स सुपर सिंपल। वी एस्केप यानी एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r। चलो इसको डिकोड करते हैं। g क्या है? ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बस इतना समझो कि एक फिक्स नंबर है जो पूरे यूनिवर्स में सेम है। फिर है m, ये है मास ऑफ द प्लैनेट यानी अर्थ का वजन। जितना भारी प्लैनेट उतना स्ट्रॉन्ग पुल। मेक सेंस राइट? और आखिरी में है r यानी रेडियस, प्लैनेट का साइज। तो इन तीन चीजों से ही डिसाइड होता है कि भागने के लिए स्पीड कितनी लगेगी। तो जब हम अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस और g की वैल्यू जब ये सब फॉर्मूला में डालते हैं, तो आखिरकार हमें मिलता है हमारा मैजिक नंबर, एंड दैट नंबर इज 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड। यस, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर्स। आपने पलक झपकाई और स्पेसक्राफ्ट 11 किलोमीटर दूर। ये नंबर, इसको भूलना मत। दिस इज द स्पीड फॉर आवर फ्रीडम फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटी। अब हो सकता है आपको लगे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ठीक है, बट वेट, लेट मी पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव। इसे अगर हम किलोमीटर्स पर आर में कन्वर्ट करें तो ये बनता है लगभग 40,000 किलोमीटर्स पर आर। 40,000! पता है इसका मतलब क्या है? इस स्पीड से आप दिल्ली से मुंबई 2 मिनट से भी कम टाइम में पहुंच जाओगे। जस्ट इमेजिन द शेयर पावर। कितनी जबरदस्त एनर्जी चाहिए अर्थ की पकड़ से छूटने के लिए। ऑलराइट, सो हमने नंबर जान लिया, हमने फॉर्मूला देख लिया, लेकिन इसका रियल वर्ल्ड यूज कहां है? वेल, सबसे पहला यूज तो है हमारे सबसे क्लोज नेबर तक पहुंचने में, आवर मून। जी हां, चंद्रमा तक जाने के लिए हमें इसी एस्केप वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। लेट्स सी हाउ दिस एक्चुअली प्लेज आउट। ओके, अब इस टेबल को देखो जरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अर्थ का मास हाई है, रेडियस लार्ज है। चांद का मास लो है, रेडियस स्मॉल है। तो फॉर्मूला याद है? m और r, इन्हीं पे तो सब डिपेंड करता है। क्योंकि अर्थ इतनी भारी और बड़ी है, उसकी ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उससे एस्केप करने के लिए स्पीड चाहिए 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड। अब चांद को देखो, बेचारा छोटा सा है, हल्का सा है, तो उसकी ग्रेविटी भी कमजोर है। वहां से एस्केप करने के लिए स्पीड कितनी चाहिए? सिर्फ 2.37 किलोमीटर्स पर सेकंड। कितना बड़ा डिफरेंस है! इसका मतलब समझते हो? चांद से वापस आना इज वे इजियर देन अर्थ से जाना। बहुत कम फ्यूल लगता है। और यहाँ एक सुपर कूल फन फैक्ट है आपके लिए। इसी पावरफुल स्पीड की वजह से अ ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट वंस ट्रैवल्ड टू द मून इन जस्ट 8 hours and 36 minutes। सोचो, सुबह निकले और शाम की चाय से पहले मून पर। That is just mind blowing, isn't it? So that was all about escape velocity. I hope अब सबको क्लियर हो गया होगा। But wait, जाने से पहले ट्रेडिशन है, एक क्विक रीकैप तो बनता है। और उसके बाद ऑफ कोर्स आपका फेवरेट द मास्टर चैलेंज। तो चलो दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए रेडी हो जाओ। ओके, क्विक रिकैप। पॉइंट नंबर 1, एस्केप वेलोसिटी क्या है? ये ऑर्बिट में घूमना नहीं है, ये ग्रेविटी से हमेशा के लिए आजाद होने की मिनिमम स्पीड है, फ्रीडम। पॉइंट नंबर 2, अर्थ के लिए मैजिक नंबर क्या है? Come on, you know this. It's 11.2 kilometers per second. Point number 3, ये स्पीड किस पर डिपेंड करती है? प्लैनेट के मास यानी m और रेडियस यानी r पर। सिंपल, बड़ा प्लैनेट मोर एस्केप वेलोसिटी। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 4, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके बिना नो मून मिशंस, नो मार्स मिशंस। Got it? Ask. And now it's time for the master challenge. सवाल ध्यान से सुनना। सोचो हमें एक नया प्लैनेट मिला। इस प्लैनेट का मास अर्थ से डबल है, ट्वाइस द मास, लेकिन उसका रेडियस अर्थ के बिल्कुल सेम है। तो अब आपको यह बताना है कि इस नए प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी अर्थ के 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा होगी या कम। सोचो, फॉर्मूला को याद करो। m बदल रहा है, r सेम है, तो vs का क्या होगा?
अपना आंसर पूरे लॉजिक और कैलकुलेशन के साथ नीचे कमेंट्स में लिखो। आई एम वेटिंग टू सी कौन कौन इस पजल को सॉल्व करता है। ऑल द नमस्ते स्टूडेंट्स और वेलकम है आपका जीरो टू हीरो सीरीज के पार्ट 8 में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सक्सेस स्टोरी की जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है, हमारे अपने इसरो की शानदार जर्नी। आपको याद है पिछले पार्ट में हमने एस्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। हाँ, वही मिनिमम स्पीड जो अर्थ की ग्रेविटी को चीर कर निकलने के लिए जरूरी है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे इसरो ने उसी फिजिक्स के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके बहुत ही कम बजट में इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए हैं। जरा सोचिए, मार्स यानी लाल ग्रह तक अपनी पहली ही कोशिश में पहुंचना, और वो भी एक हॉलीवुड की स्पेस मूवी के बजट से भी कम खर्चे में। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल असली कहानी है हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO की। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज के अपने सफर पर। हम शुरू करेंगे इसरो की अंडरडॉग स्टोरी से, फिर जानेंगे डॉक्टर साराभाई के सपने के बारे में, उसके बाद चंद्रयान की पानी की खोज और मंगलयान के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करेंगे, और हाँ, आखिर में आपके लिए एक मास्टर चैलेंज भी है। तो तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन है द अंडरडॉग स्टोरी। एक टाइम था जब स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया को कोई गिनता भी नहीं था। वहां से लेकर एक ग्लोबल स्पेस पावर बनने तक का सफर, आखिर हमने ये कैसे किया? चलिए पर्दे के पीछे झांकते हैं। हर ग्रेट अचीवमेंट के पीछे एक ग्रेट विजन होता है, और इंडिया की स्पेस प्रोग्राम का विजन देखा था एक महान इंसान ने, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। उनके बिना शायद आज इसरो होता ही नहीं। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें हम सब फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, उनका सपना सिर्फ चांद तारों तक रॉकेट भेजना नहीं था। उनका असली मकसद था स्पेस टेक्नोलॉजी को देश के विकास के लिए, आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करना, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, एजुकेशन हो या मौसम की जानकारी हो। और देखिए ये सपना कितनी जल्दी सच्चाई में बदला। 1962 में आइसकॉम पर यानी हमारी स्पेस कमेटी बनी। ठीक एक साल बाद 1963 में थुम्बा में हमारा पहला लॉन्च सेंटर शुरू हो गया, और देखते ही देखते 1975 में हमने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च करके दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया आ चुका है। अब आते हैं इसरो की एक ऐसी खोज पर जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को हैरान कर दिया। साल था 2008 और मिशन का नाम था चंद्रयान 1, चांद की तरफ इंडिया का पहला और बहुत ही जरूरी कदम। तो इस मिशन का मकसद क्या था? सीधे शब्दों में चांद की सतह को स्कैन करना, ये पता लगाना कि उसकी मिट्टी में, उसके पत्थरों में कौन कौन से केमिकल्स और मिनरल्स हैं। इसके लिए हमने एक स्पेस क्राफ्ट को चांद के ऑर्बिट में भेजा ताकि वो चांद का एक पूरा केमिकल ब्लूप्रिंट तैयार कर सके। लेकिन इस मिशन को जो मिला उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। चंद्रयान 1 ने कंफर्म किया कि चांद की सतह पर पानी है। जी हाँ, पानी। दोस्तों, ये एक एग्जाम स्टॉपर डिस्कवरी है, इसको हमेशा याद रखना। इस एक खोज ने चांद के बारे में हमारी सारी सोच बदल दी, क्योंकि जहाँ पानी है वहाँ लाइफ को सपोर्ट किया जा सकता है, वहाँ रॉकेट के लिए फ्यूल बनाया जा सकता है। मतलब फ्यूचर में इंसानी बस्ती बसाने का दरवाजा खुल गया। चंद्रयान की सुपर सक्सेस के बाद इसरो के हौसले बुलंद थे, तो अगला टारगेट और भी बड़ा और भी दूर, मार्स। अब बारी थी हमारे अगले हिस्टोरिकल मिशन की, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे पूरा देश प्यार से मंगलयान कहता है। मंगलयान को नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया। करीब 300 दिन का लंबा सफर, करोड़ों किलोमीटर्स का फासला तय करके सितंबर 2014 में इसने मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंटर किया। इसका काम था उस लाल ग्रह के सरफेस और उसके एटमॉस्फेयर की स्टडी करना। और इस मिशन की सबसे कमाल की बात, इसका बजट। आप यकीन नहीं करेंगे, मंगलयान का पूरा खर्चा हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों से भी कम था। ये इसरो की फ्रुगल इंजीनियरिंग का बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसका मतलब है सिंपल, स्मार्ट और देसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा हाई टेक काम कर जा। और इसके साथ ही इंडिया ने इतिहास रच दिया। हम दुनिया के पहले, जी हाँ, फर्स्ट नेशन बने जिसने अपनी पहली ही कोशिश में, फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। ये इंडियन साइंस के लिए एक गोल्डन मोमेंट था। लेकिन दोस्तों, इसरो की कहानी सिर्फ चांद और मार्स तक ही सीमित नहीं है। उसकी असली सक्सेस तो यहाँ हमारी जमीन पर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में नजर आती है। याद है ना डॉक्टर साराभाई का सपना? चलिए देखते हैं वो कैसे सच हो रहा है। तो ये सैटेलाइट्स हमारी लाइफ में कैसे काम आती है? सोचिए, आप जो टीवी देखते हैं, फोन पर बात करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, उसके पीछे इनसैट और जीएस सैटेलाइट्स हैं।
स्टूडेंट्स के लिए तो एक पूरी सैटेलाइट ही डेडिकेटेड है जिसका नाम है EduSat। और जब आप फोन पर मैप्स यूज करते हैं तो उसके पीछे हमारा अपना देसी GPS IRNSS काम कर रहा होता है। चलिए अब वक्त है एक क्विक रिकैप का। दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए क्योंकि ये है पार्ट 8 के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, खास आपके एग्जाम्स के लिए। रेडी? पहला पॉइंट, विक्रम साराभाई, फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, जिनके विजन ने इस सफर की नींव रखी। दूसरा, चंद्रयान 1, जिसने चांद पर पानी की खोज की। तीसरा, मंगलयान, जिसने हमें पहली ही कोशिश में मार्स पहुंचाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और चौथा, INSSat, GSAT और IRNSS जैसी सैटेलाइट्स जो हर दिन हमारी जिंदगी को बेहतर बना रही हैं। और अब आपके लिए आज का मास्टर चैलेंज। हम सब जानते हैं कि राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले हिंदुस्तानी थे। सवाल सिंपल है, 1984 में उन्हें ऑर्बिट तक ले जाने वाला स्पेसक्राफ्ट किस देश का था? सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो इंडिया ने स्पेस में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया है, लेकिन जैसे जैसे हम स्पेस में आगे बढ़ रहे हैं, एक नया खतरा भी बढ़ रहा है। एक अनदेखा, अनजाना कचरे का ढेर जो स्पेस में घूम रहा है। अगले पार्ट में हम इसी स्पेस जंक क्राइसिस पर बात करेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 9। नमस्कार स्टूडेंट्स। जब भी हम चंद्रयान या मंगलयान जैसे मिशंस के बारे में सुनते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है ना? बिल्कुल, ऐसा लगता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में बस सक्सेस ही सक्सेस है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, एक डार्क साइड। और आज हम उसी अंधेरे सच का सामना करेंगे। एक ऐसा खतरा जो हमने खुद अपने ही घर, अपने प्लैनेट के चारों तरफ बना दिया है। तो वेलकम है आप सबका पार्ट 9 में हमारी जीरो टू हीरो सीरीज ऑन स्पेस मिशंस का। देखो, पिछले पार्ट्स में हमने रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, सबके बारे में आराम से समझा। लेकिन सोचो, जब इन मिशंस का काम पूरा हो जाता है तब उनका क्या होता है? क्या वो बस गायब हो जाते हैं? नहीं। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी, द स्पेस जंक क्राइसिस। अब स्क्रीन पर जो लाइन लिखी है उसको आराम से पढ़ो। At those speeds, it has the power of a hand grenade. मतलब इतनी तेज स्पीड पर उसमें एक हैंड ग्रेनेड जितनी ताकत होती है। सोचो जरा, स्पेस में तैरती हुई कोई मामूली सी चीज, एक छोटा सा टुकड़ा, और उसकी टक्कर का असर एक हैंड ग्रेनेड के ब्लास्ट जैसा। और सुनो, ये कोई साई-फाई फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये बिल्कुल असली साइंटिफिक रियलिटी है। चलो देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो हमारा पहला सेक्शन है अ फ्लोटिंग माइनफील्ड। और ये नाम बिल्कुल परफेक्ट है। हम सोचते हैं कि अर्थ के ऊपर बस खाली स्पेस है, वॉइड है, लेकिन सच तो ये है कि वो एक अनजान, एक डेंजरस माइनफील्ड बन चुका है। एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर खतरा है। आइए समझते हैं इसका असली मतलब क्या है। चलो इसको आसान तरीके से समझते हैं। इमेजिन करो आप मोटरवे पर 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो। एक छोटा सा कंकड़, एक पेबल आपकी विंड स्क्रीन से टकराता है। क्या होता है? एक टक की आवाज आती है, शायद एक छोटा सा स्क्रैच पड़ जाता है। दैट्स इट, कुछ खास नहीं। अब सीन पूरा बदल दो। इमेजिन करो आप एक एस्ट्रोनॉट हो स्पेसक्राफ्ट के अंदर, और आपकी स्पीड, आराम से सुनो, 28,000 किलोमीटर्स पर आवर। हाँ, 28,000। अब उतनी स्पीड पर एक छोटा सा कंचा, बस एक मार्बल, आकर आपके स्पेसक्राफ्ट से टकराता है। इस बार टक की आवाज नहीं आएगी, इस बार होगा एक बूम, एक बड़ा धमाका। यही है स्पेस जंक की असली डिस्ट्रक्टिव पावर। तो सबके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि ये स्पेस जंक आखिर है क्या? हम इसको कचरा बोल रहे हैं, ठीक है, पर ये बना कैसे? कहाँ से आया इतना सारा क्लटर, इतना सारा डिब्री? चलो अब इसको ठीक से डिफाइन करते हैं। ओके, तो साइंटिफिकली इसका असली नाम है स्पेस डेब्री, और इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। देखो, इंसानों ने बनाकर स्पेस में जो भी चीज भेजी है और अब वो काम नहीं कर रही, वो स्पेस डेब्री है। इसमें बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे कि डेड सैटेलाइट्स तो हैं ही, पर आप विश्वास नहीं करोगे, इसमें पेंट के छिलके यानी पेंट फ्लेक्स तक शामिल हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, पेंट का एक छोटा सा टुकड़ा भी स्पेस जंक है। क्रेजी राइट? अच्छा, तो ये डिब्री आता कहाँ से है? इसके 3 मेन सोर्सेज हैं। नंबर 1, नॉन फंक्शनल सैटेलाइट्स, मतलब वो सैटेलाइट्स जिनका काम पूरा हो गया या फ्यूल खत्म हो गया या खराब हो गए, वो बस वहाँ घूमते रहते हैं। नंबर 2, लॉन्चर पार्ट्स। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसके कुछ हिस्से जैसे फ्यूल टैंक्स या बूस्टर्स अलग हो जाते हैं, वो भी वहीं रह जाते हैं। और नंबर 3, जो सबसे डेंजरस है, कोलिजन स्क्रैप्स।
जब स्पेस में दो चीजें आपस में टकराती हैं तो उनके हजारों लाखों छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और ये टुकड़े गोली से भी कई गुना तेज स्पीड से ट्रैवल करते हैं। तो अब वक्त है इस प्रॉब्लम के साइज को समझने का। हमारा अगला सेक्शन है द 2 करोड़ प्रॉब्लम। ये 2 करोड़ क्या चीज है? ये एक नंबर है स्टूडेंट्स, एक ऐसा नंबर जो आपको इस कचरे के जंजाल की असली गहराई दिखाएगा। तो तैयार हो जाओ बिकॉज दिस नंबर इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। ओके, तो आपसे एक सवाल है, जरा अंदाजा लगाओ ऊपर कितना जंक है। हाउ मच इज रियली अप देयर? 1000 टुकड़े, 1 लाख, 10 लाख? सोचो और जो भी आपका गेस है फटाफट नीचे कमेंट्स में लिख दो। चलो देखते हैं किसका अंदाजा सबसे पास होता है। कौन? पॉज एंड राइट। और सही जवाब है 2 करोड़। हाँ, 20 मिलियन पीसेस। और ध्यान दो, ये फिगर 2016 का है, यानी आज तो ये नंबर और भी ज्यादा है। इमेजिन करो, 1 सेंटीमीटर से बड़े 2 करोड़ से ज्यादा टुकड़े एक बुलेट की स्पीड से हमारे सर के ऊपर अभी इसी वक्त घूम रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। और सबसे बड़ी टेंशन की बात पता है क्या है? ये सारा कचरा कहीं जा नहीं रहा है, वो बस वहीं है। ये अर्थ की ग्रेविटी में फंस गया, इट्स ट्रैप्ड, और अब ये बस तेजी से हमारे प्लैनेट के चक्कर काट रहा है। इसने हमारे प्लैनेट के चारों तरफ एक शेल ऑफ ट्रैश, मतलब कचरे का एक पूरा खोल बना दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अनजाने में कचरे के एक गोले के अंदर कैद हो चुके हैं। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, तो क्या हुआ, ये तो एस्ट्रोनॉट्स की प्रॉब्लम है, हमें क्या लेना देना। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये हम सब के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और हमारा अगला सेक्शन थ्रेट टू आवर फ्यूचर आपको बताएगा कि कैसे ये स्पेस का कचरा आपके फोन, आपके इंटरनेट और आपकी रोज की जिंदगी पर असर डाल सकता है। तो ये एक क्राइसिस क्यों है? क्योंकि इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है। इमेजिन करो जैसे डोमिनोज गिरते हैं, एक के बाद एक। इसको आसान भाषा में डोमिनो इफेक्ट कहते हैं और इसका साइंटिफिक नाम है केस्लर सिंड्रोम। सोचो, एक छोटा सा टुकड़ा एक सैटेलाइट से टकराया, बूम, उस टक्कर से हजारों नए टुकड़े बन गए। अब वो हजारों टुकड़े दूसरे सैटेलाइट से टकराएंगे और उनसे और हजारों टुकड़े बनेंगे और देखते ही देखते पूरा का पूरा ऑर्बिट कचरे की एक आंधी से भर जाएगा, सब कुछ तबाह। और अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि सैटेलाइट तबाह हो गए तो हमें क्या फर्क पड़ता है, तो सुनो, आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हो, फोन में जो जीपीएस लगाकर ओला या उबर बुक करते हो, टीवी पर जो वेदर रिपोर्ट देखते हो, इवन आपका टीवी कनेक्शन, ये सब एवरीथिंग सैटेलाइट्स पर डिपेंड करता है। अगर ये सैटेलाइट्स डैमेज होना शुरू हो गए तो हमारी आज की मॉडर्न लाइफ अचानक से ठप पड़ जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और यहाँ आती है सबसे बड़ी, सबसे आखिरी चेतावनी। अगर हमने इस कचरे को साफ नहीं किया ना, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम अर्थ से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। हम इस कचरे के पिंजरे में कैद हो जाएंगे। कोई भी नया रॉकेट लॉन्च करना इतना ज्यादा डेंजरस हो जाएगा कि हमें मिशंस रोकने पड़ेंगे। सोचो, हमारा स्पेस एक्सप्लोरेशन का जो सपना है वो हमारी अपनी ही गलती से हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। ओके, तो अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, द मास्टर चैलेंज। यहाँ हम आज जो कुछ भी हमने सीखा है उसको आराम से जल्दी से रिकैप करेंगे और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा एक चैलेंज क्वेश्चन आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए। रेडी? चलो फटाफट से की टेकअवेज देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्पेस डेब्रिस क्या है? सिंपल, डेड सैटेलाइट्स, रॉकेट के पार्ट्स और टक्कर से बने हुए फ्रैगमेंट्स। पॉइंट नंबर 2, कितना है? बहुत ज्यादा, लगभग 2 करोड़ पीसेस एंड काउंटिंग। पॉइंट नंबर 3, खतरा क्या है? ये हमारे सारे सैटेलाइट्स और फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। और पॉइंट नंबर 4, सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है ग्लोबल मैनेजमेंट। सब देशों को मिलकर इन ऑर्बिट्स को साफ करना पड़ेगा। और अब आपका मास्टर चैलेंज, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और बताओ, स्पेस जंक यानी ये कचरा सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? हाई अर्थ ऑर्बिट यानी HEO में, जो अर्थ से काफी ऊपर है, या फिर लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में, जो अर्थ के काफी पास है। एक हिंट देती हूँ आपको, सोचिए, हमारे ज्यादातर साइंटिफिक और रिसर्च सैटेलाइट्स जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो कहाँ पार्क किए जाते हैं? अपना जवाब पूरे रीजन के साथ नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। मैं आप सबके आंसर्स का इंतजार। हेलो मेरे फ्यूचर साइंटिस्ट्स, स्वागत है आपका हमारी स्पेस मिशन सीरीज के ग्रैंड फिनाले में। हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये है पार्ट 10, आखिरी मास्टर क्लास, फाइनल रिवीजन, जो आपको बनाएगा एकदम 100% एग्जाम रेडी। तो चलो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि हम फाइनल लॉन्च के लिए तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एक्सप्लेनर है ना, ये आपका अल्टीमेट टूल किट है इस चैप्टर को पूरी तरह से जीतने के लिए।
मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद इस चैप्टर का एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। चलो इसको मास्टर करते हैं एक आखिरी बार। ओके, तो हमारे फाइनल मिशन का पहला हिस्सा शुरू होता है। पार्ट 1, पायनियर्स एंड देयर ऑर्बिट्स। देखो, रॉकेट लॉन्च करना, सैटेलाइट्स भेजना, ये सब तो ठीक है, पर इन सब चीजों की बात करने से पहले हमें उन हीरोज को याद करना जरूरी है, उनको सलाम करना बनता है जिन्होंने हम सब के लिए, पूरी इंसानियत के लिए स्पेस का दरवाजा खोला था। ये देखिए, ये सिर्फ कुछ नाम और डेट्स नहीं हैं, ये इंसानियत की कहानी के माइलस्टोन्स हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा। सोचो, 1961 में यूरी गागरिन पहले इंसान बने जिन्होंने अर्थ को ऑर्बिट किया। उन्होंने साबित कर दिया कि ये मुमकिन है। फिर 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर वो पहला कदम रखा, अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। और फिर गर्व की बात, 1984 में हमारे अपने राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी बने जो स्पेस में गए। और हम कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी महान शख्सियतों को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते, जिन्होंने कितने ही नौजवानों को सितारों तक पहुंचने का सपना दिया। अब ध्यान दो, क्योंकि ये एक मार्क्स मैग्नेट टॉपिक है, एग्जाम में पक्का आएगा। समझो कि अर्थ के चारों तरफ एक मल्टी लेन हाईवे है स्पेस में। सबसे अंदर वाली लेन, जो 180 से 2000 किलोमीटर ऊपर है, वो है LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट। क्योंकि ये इतना पास है, यहाँ से धरती की एकदम साफ तस्वीरें ले सकते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हबल टेलीस्कोप इसी लेन में घूमते हैं। बीच वाली लेन है MEO या मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ये 2000 से 35,780 किलोमीटर तक है। ये आपके फोन में जो GPS चलता है ना, उसके लिए एकदम परफेक्ट जगह है। और सबसे बाहर वाली लेन HEO या हाई अर्थ ऑर्बिट, यहाँ पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स रहती हैं जो अर्थ के साथ साथ घूमती हैं ताकि आपका टीवी सिग्नल कभी ना कटे। तो सीधी सी बात क्या है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बदलता है, सैटेलाइट का काम भी बदल जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मिशन का पार्ट 2। अब हम देखेंगे कि हमारा देश इंडिया अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की फौज से कैसे पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना रहा है और कैसे देश को आगे ले जा रहा है। ओके, ये 3 नाम दिमाग में फिट कर लो, एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। पहला INSSAT और GSAT सीरीज। ये समझो कि हमारे कम्युनिकेशन का सुपर हाईवे है। इन्हीं की वजह से आप टीवी पर मैच देख पाते हो, फोन पर बात कर पाते हो। फिर आती है IRS सीरीज। ये है हमारी आंखें जो स्पेस में है। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जो जमीन पर, पानी पर, सब पर नजर रखती हैं, मौसम का हाल बताती हैं और तूफान जैसी मुसीबतों के वक्त हमें पहले से खबरदार करती हैं। और आखिर में IRNSS, जिसे हम नाविक भी कहते हैं। ये है इंडिया का अपना GPS, बिल्कुल आत्मनिर्भर। तो ये सारी सैटेलाइट्स मिलकर हमारे देश की सुरक्षा और तरक्की में लगी हुई हैं। अब एक सवाल, इतना भारी हजारों किलो का रॉकेट धरती की ग्रेविटी को चीरकर ऊपर जाता कैसे है? इसका जवाब छिपा है फिजिक्स के एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम में, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। सोचो, जब रॉकेट के इंजन से तेज रफ्तार में गर्म गैस नीचे की तरफ निकलती है, ये हुआ एक्शन। तो उसके जवाब में एक जबरदस्त धक्का, एक थ्रस्ट, रॉकेट को आगे यानी ऊपर की तरफ धकेलता है, ये हुआ रिएक्शन। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब आप एक गुब्बारे से हवा छोड़ते हो तो वो आगे भागता है। बस रॉकेट्स में ये हजारों गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तो स्पेस तक पहुंचने का सीक्रेट क्या है? हल्का होना, जितना हो सके उतना हल्का। इसीलिए हम यूज करते हैं मल्टी स्टेज रॉकेट्स। चलो देखते हैं कैसे काम करता है। स्टेप 1, पहला स्टेज जिसमें सबसे ज्यादा फ्यूल होता है, रॉकेट को जमीन से उठाने का जोरदार धक्का देता है। स्टेप 2, जैसे ही उसका फ्यूल खत्म, पूरा स्टेज अलग होकर गिर जाता है। इससे रॉकेट का बोझ एकदम से कम हो गया। स्टेप 3, अब ये हल्का रॉकेट अपने सेकंड स्टेज का इंजन चलाता है और तेजी से ऊपर जाता है। स्टेप 4, बस यही प्रोसेस चलता रहता है। हर स्टेज अपना काम करता है और अलग हो जाता है, जब तक बेचारी हल्की फुल्की सैटेलाइट अपनी मंजिल यानी ऑर्बिट तक पहुंच नहीं जाती। बिल्कुल एग्जाम से पहले फालतू टेंशन छोड़ने जैसा है। जितने हल्के रहोगे उतना ऊंचा उड़ोगे। इन सारी कमाल की अचीवमेंट्स के पीछे एक इंसान का सपना था, डॉक्टर विक्रम साराभाई। उन्हें हम फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहते हैं। उनका सपना था कि स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े देशों की शान ना हो, बल्कि वो हमारे देश के आम आदमी, किसान, मछुआरे, इन सब के काम आए। उनकी इसी दूर की सोच की वजह से इसरो बना। आज जो हम मंगलयान और चंद्रयान जैसे मिशंस पर गर्व करते हैं, वो सब उन्हीं के सपने का नतीजा है। ये नंबर देखो, 20 मिलियन यानी 2 करोड़।
ये अंदाजा है स्पेस में घूम रहे कचरे के टुकड़ों का। जी हाँ, स्पेस में भी कबाड़ है, जिसे हम स्पेस जंक कहते हैं। ये पुराने खराब हो चुके सैटेलाइट्स और रॉकेट के हिस्से हैं, और ये बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि सोचो, एक छोटा सा नट बोल्ट भी जब गोली से कई गुना ज्यादा स्पीड से घूमता है तो वो किसी भी काम करती हुई सैटेलाइट या नए स्पेस मिशन से टकराकर उसे तबाह कर सकता है। इसीलिए इस कॉस्मिक कबाड़ को साफ करना दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चलो भाई, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। ये है द फिजिक्स चीट शीट। यही वो सेक्शन है जहां आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हाँ, मैं न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ। देखो, इनसे डरना बिल्कुल नहीं है। इनके पीछे जो फॉर्मूलाज है ना, वो बहुत सिंपल और लॉजिकल हैं। चलो एक एक करके सबको आसानी से समझते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसे हम VC लिखते हैं। ये वो कांस्टेंट स्पीड है जो एक सैटेलाइट को किसी प्लैनेट के चारों तरफ एक गोल स्टेबल ऑर्बिट में घूमते रहने के लिए चाहिए। फॉर्मूला देखो, VC = स्क्वायर रूट ऑफ gm/r+h। अब G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M है प्लैनेट का मास, R है प्लैनेट का रेडियस और H है सैटेलाइट की ऊंचाई। और एक मजेदार चीज याद रखना एग्जाम के लिए, इस फॉर्मूला में सैटेलाइट का अपना मास छोटा m है ही नहीं। इसका मतलब एक छोटू सी सैटेलाइट हो या बहुत बड़ा सा स्पेस स्टेशन, अगर उनकी हाइट सेम है तो उनकी क्रिटिकल वेलोसिटी भी बिल्कुल सेम होगी। अब आती है एस्केप वेलोसिटी, यानी VSC। इसका मतलब है भाग जाने की वेलोसिटी। ये वो कम से कम स्पीड है जो किसी चीज को चाहिए ताकि वो प्लैनेट की ग्रेविटी की पकड़ से हमेशा के लिए आजाद हो जाए, भाग जाए। क्रिटिकल वेलोसिटी थी ऑर्बिट में चक्कर काटने के लिए। एस्केप वेलोसिटी है उस चक्कर को तोड़कर हमेशा के लिए निकल जाने के लिए, डीप स्पेस में। इसका फॉर्मूला है √2gm/r। तो सिंपल सा फर्क है, क्रिटिकल वेलोसिटी चक्कर लगाने के लिए, एस्केप वेलोसिटी भाग जाने के लिए। और ये नंबर, इसको तो आप बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लो, 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में। ये है हमारी धरती की एस्केप वेलोसिटी। अंदाजा लगा सकते हो कितनी तेज है ये। इस स्पीड से आप दिल्ली से मुंबई 2 मिनट से भी कम में पहुंच जाओगे। ये एक जबरदस्त स्पीड है और एग्जाम के लिए ये वैल्यू आपको 100% याद होनी ही चाहिए। चलो दोस्तों, अब हम बिल्कुल आखिरी दौर में हैं। आ गया है पार्ट 4, आपका एग्जाम विक्ट्री प्लान। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स बताऊंगी जो आपको परफेक्ट स्कोर लाने में 100% मदद करेंगी। ये फाइनल पुश है, तो पूरा ध्यान यहाँ लगाना। ये 3 गोल्डन रूल्स हैं जो आपको सिली मिस्टेक से बचाएंगे और मार्क्स दिलवाएंगे। रूल नंबर 1, अपने डायग्राम्स हमेशा साफ साफ बनाओ और उन्हें अच्छे से लेबल करो। एक साफ डायग्राम एग्जामिनर को बताता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। रूल नंबर 2, नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट का फर्क हमेशा याद रखो। चांद एक नेचुरल सैटेलाइट है, इनसेट एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बहुत सिंपल है पर इंपॉर्टेंट है। और रूल नंबर 3, सबसे जरूरी, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमेशा करेक्ट यूनिट्स लिखना। वेलोसिटी है तो किलोमीटर पर सेकंड। एक छोटी सी गलती और पूरे मार्क्स चले जाएंगे। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने ग्रैंड फिनाले पर। आप लोगों ने ये पूरी सीरीज देखी, इस पूरे चैप्टर को मास्टर कर लिया है। बधाई हो, आप सब अब स्पेस मिशन हीरोज बन चुके हो। आपने मेहनत की है और अब आप अपने एग्जाम को जीतने के लिए बिल्कुल तैयार हो। आपने स्पेस मिशंस को तो मास्टर कर लिया, लेकिन ये आपके सफर की तो बस शुरुआत है। ये एग्जाम, ये तो बस एक छोटा सा लॉन्च पैड है। इस नॉलेज के साथ आप आगे क्या डिस्कवर करोगे, क्या पता अगले विक्रम साराभाई या अगली कल्पना चावला अभी इसी वक्त मुझे सुन रहे हो। तो सपने देखते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और हमेशा सितारों की तरफ बढ़ते रहो। आपके एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।